CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3। प्रस्तुत है इस पुस्तक का अध्याय 4। इसका शीर्षक है कानूनों की समझ। पृष्ठ 42। आप कुछ कानूनों से परिचित होंगे। शायद आपको शादी की उम्र सीमा या मताधिकार की उम्र सीमा का पता होगा। संभव है आप संपत्ति को खरीदने बेचने के कानूनों को भी जानते हो। अभी तक आप ये जान चुके हैं कि कानून बनाने का जिम्मा संसद का होता है। क्या ये कानून सभी पर लागू होते हैं? नए कानून किस तरह अस्तित्व में आते हैं? क्या कोई कानून अलोकप्रिय या विवादास्पद भी होता है? नागरिक के नाते हमें ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए? इस पृष्ठ पर नीचे एक चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में कुछ प्रदर्शनकारी महिलाएं नारे लगाती हुई दिखाई गई हैं। पृष्ठ 43। क्या कानून सब पर लागू होते हैं? इस पृष्ठ पर पीले रंग के बक्से में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। लिखा गया है, इस स्थिति को पढ़ें और इन प्रश्नों के उत्तर दें। एक सरकारी अधिकारी के बेटे को जिला अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। इस वजह से वो सरकारी अधिकारी अपने बेटे को भाग निकलने में मदद करता है। क्या आपको लगता है कि उस सरकारी अधिकारी ने सही काम किया? क्या उसके बेटे को केवल इसलिए कानून से माफी मिल जानी चाहिए कि उसका बाप आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत ताकतवर है? यह सीधे सीधे कानून के उल्लंघन का मामला है। जैसा कि आप इकाई 1 में पढ़ चुके हैं, राष्ट्रवादियों के बीच इस बात पर पूरी सहमति थी कि स्वतंत्र भारत में सत्ता के मनमाने इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने संविधान में कई ऐसे प्रावधान जोड़े जो कानून पर आधारित शासन की स्थापना के लिए जरूरी थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान ये था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग कानून की नजर में बराबर होंगे। हमारा कानून धर्म, जाति और लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। कानून के शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो या धन्ना सेठ हो, और यहां तक कि राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सजा होती है। सजा तक पहुंचने की भी एक तय प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति का अपराध साबित किया जाता है। लेकिन क्या हमेशा से ऐसा ही था? प्राचीन भारत में असंख्य स्थानीय कानून थे। अक्सर एक जैसे मामले में कई तरह के स्थानीय कानून लागू होते थे। पृष्ठ 44। विभिन्न समुदाय इन कानूनों को अपने अधिकार क्षेत्र में अपने हिसाब से लागू करने के लिए आजाद थे। कुछ मामलों में जाति के आधार पर एक ही अपराध के लिए अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग सजा दी जाती थी। जैसे निचली मानी जाने वाली जाति के अपराधी को ज्यादा सजा दी जाती थी। औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून पर आधारित व्यवस्था जैसे जैसे परिपक्व होती गई, जाति के आधार पर सजा देने में भेदभाव का ये चलन खत्म होने लगा। बहुत सारे लोग मानते हैं कि हमारे देश में कानून के शासन की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। इतिहासकारों में इस बात पर काफी विवाद रहा है। इसके कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि औपनिवेशिक कानून मनमानेपन पर आधारित था। दूसरी वजह यह बताई जाती है कि ब्रिटिश भारत में कानूनी मामलों के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों ने एक अहम भूमिका निभाई थी। 1870 का राजद्रोह एक्ट अंग्रेजी शासन के मनमानेपन की मिसाल था। इस कानून में राजद्रोह की परिभाषा बहुत व्यापक थी।
इसके मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता था तो उसे मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार किया जा सकता था। इस पृष्ठ पर नीचे जलियांवाला बाग हत्याकांड का चित्र दिखाया गया है। इसके संदर्भ में बाईं ओर ऊपर व्याख्या की गई है। लिखा गया है, राउलेट एक्ट अंग्रेजों के मनमानेपन का एक और उदाहरण था। इस कानून के जरिए ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए लोगों को कारावास में डाल सकती थी। महात्मा गांधी सहित सभी भारतीय राष्ट्रवादी नेता राउलेट एक्ट के सख्त खिलाफ थे। भारतीय विरोध के बावजूद 10 मार्च 1919 से राउलेट एक्ट को लागू कर दिया गया। पंजाब में इस कानून का भारी पैमाने पर विरोध होता रहा। इसी क्रम में 10 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इन नेताओं की गिरफ्तारियों के विरोध में 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया। जिस समय यह सभा चल रही थी, उसी समय जनरल डायर ब्रिटिश फौजी टुकड़ियों के साथ बाग में दाखिल हुआ। उसने बाहर निकलने का रास्ता बंद करके बिना चेतावनी दिए लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। इस हत्याकांड में कई 100 लोग मारे गए और असंख्य जख्मी हुए। मरने और घायल होने वालों में बहुत सारी औरतें और बच्चे भी थे। इस पेंटिंग में जलियांवाला बाग जनसंहार के समय हुई गोलीबारी का दृश्य दिखाया गया है। पृष्ठ 45। भारतीय राष्ट्रवादी अंग्रेजों द्वारा सत्ता के इस मनमाने इस्तेमाल का विरोध और उसकी आलोचना करते थे। अपनी बातों को मनवाने के लिए उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया। ये समानता का संघर्ष था। उनके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिनका पालन करना उनकी मजबूरी हो। वे कानून को उससे अलग एक ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हों। 19वीं सदी के आखिर तक भारत में कानूनी पेशा भी उभरने लगा था। कानूनी पेशे में लगे भारतीयों ने मांग की कि औपनिवेशिक अदालतों में उन्हें सम्मान की नजर से देखा जाए। ऐसे भारतीय कानून विशेषज्ञ अपने देश के लोगों के अधिकारों की हिफाजत के लिए कानून का इस्तेमाल करने लगे। भारतीय न्यायाधीश भी फैसले लेने में पहले से ज्यादा भूमिका निभाने लगे थे। इस प्रकार औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून के शासन के विकास क्रम में यहां के लोग भी कई तरह से अपना योगदान दे रहे थे। संविधान को स्वीकृति मिलने के बाद यह दस्तावेज एक ऐसी आधारशिला बन गया जिसके आधार पर हमारे प्रतिनिधि देश के लिए कानून बनाने लगे। हर साल हमारे प्रतिनिधि कई नए कानून बनाते हैं और कई पुराने कानूनों में संशोधन करते हैं। कक्षा 6 की पुस्तक में आपने 2005 के हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून के बारे में पढ़ा होगा। इस नए कानून के मुताबिक बेटे, बेटियां और उनकी मां तीनों को परिवार की संपत्ति में बराबर हिस्सा मिल सकता है। इसी प्रकार प्रदूषण को नियंत्रित करने और रोजगार मुहैया कराने के लिए भी नए कानून बनाए गए हैं। लोग इस निर्णय पर कैसे पहुंचते हैं कि एक नया कानून जरूरी है? वे कानून का प्रस्ताव किस तरह पेश करते हैं? इनके बारे में आप अगले हिस्से में पढ़ेंगे। इस पृष्ठ पर बाईं ओर ऊपर नीले रंग के अक्षरों में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। लिखा गया है, इस किताब में मनमाना शब्द का इस्तेमाल पीछे भी आ चुका है। अध्याय 1 के शब्द संकलन में आप इसका मतलब पढ़ चुके हैं। अब एक कारण बताइए कि आप 1870 के राजद्रोह कानून को मनमाना क्यों मानते हैं? 1870 का राजद्रोह कानून किस प्रकार कानून के शासन का उल्लंघन करता है? नए कानून किस तरह बनते हैं? कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है।
आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज उठाते हैं। यह संसद की जिम्मेदारी है कि वो लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो। आइए देखें कि घरेलू हिंसा का सवाल किस तरह संसद के सामने आया और घरेलू हिंसा की रोकथाम पर कानून बनने की प्रक्रिया क्या थी। इस पृष्ठ पर बाईं ओर नीचे एक चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में खेत में काम करती हुई कुछ महिलाएं दिखाई गई हैं और नीचे लिखा गया है जेंडर इक्वालिटी और शीर्षक दिया गया है सतत विकास लक्ष्य 5 लैंगिक समानता। इस पृष्ठ पर नीचे पीले रंग के बक्से में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। लिखा गया है, जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य, आमतौर पर पति, घर की किसी औरत, आमतौर पर पत्नी के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है, तो सामान्यतः इसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। औरत को यह नुकसान शारीरिक मारपीट या भावनात्मक शोषण के कारण पहुंच सकता है। यह शोषण मौखिक, यौन या फिर आर्थिक शोषण भी हो सकता है। घरेलू हिंसा कानून 2005 में महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा ने घरेलू शब्द की समझ को और अधिक व्यापक बना दिया है। अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएंगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती हैं या रह चुकी हैं। पृष्ठ 46। इस पृष्ठ पर 5 दृश्य दिखाए गए हैं। पहले दृश्य में सबसे ऊपर बाईं ओर द डेली अखबार का चित्र दिखाया गया है, जिसकी हेडलाइन है द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 पास्ड। इसके साथ ही 2 महिलाओं का चित्र है, जिनमें से एक कुसुम है और दूसरी शाजिया। ये एक महिला संगठन की सदस्य हैं और इन्हें इस सफर की एक एक कड़ी याद है। वे आपस में बात कर रही हैं। कुसुम कहती हैं, अरे शाजिया, आज का अखबार पढ़ा तुमने? ये महिलाओं के लिए कितनी बड़ी बात है ना। शाजिया कहती हैं, महिलाओं के लिए ही क्यों, हिंसा मुक्त परिवार तो सबके लिए ही अच्छे हैं। देखो ना कुसुम, इस कानून को बनने में कितना वक्त लग गया, बल्कि पहले तो हमें नए कानून की जरूरत ही साबित करनी पड़ी। इस चित्र के नीचे बाईं ओर बीच में दूसरा चित्र दिखाया गया है। इसमें सबसे ऊपर लिखा गया है अप्रैल 1991, दफ्तर का एक आम दिन। एक युवा महिला कह रही हैं, मुझे सलाह चाहिए, मेरा आदमी मुझे पीटता है। मैंने अभी तक किसी से ये बात नहीं बताई, मुझे बड़ी शर्म आती है, पर अब बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन मेरे पास कोई चारा भी नहीं है, मैं कहां जाऊं? साथ ही खड़ी एक वृद्ध महिला कहती हैं, मेरा बेटा और बहू मुझसे बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, बहुत भला बुरा कहते हैं मुझे। मैं अपने बैंक खातों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। वे चाहें तो मुझे घर से भी निकाल सकते हैं। इसके साथ वाले दृश्य में इन दोनों महिलाओं की बातचीत जारी रहती है। युवा महिला कह रही हैं, मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती, मैं तो बस ये चाहती हूं कि मारपीट बंद हो जाए। वृद्ध महिला कहती हैं, मैं बस ये चाहती हूं कि मुझे मेरे घर से ना निकाला जाए। इन दोनों के प्रश्नों के उत्तर में कानूनी सलाहकार कह रही हैं, बदकिस्मती से मौजूदा कानून फौजदारी कानून है, उसमें ये दोनों रास्ते मुमकिन नहीं हैं। सबसे नीचे बाईं ओर दिखाए गए चित्र में ऊपर लिखा है, 1990 के दशक में विभिन्न मंचों से एक नए कानून की मांग उठती रही। इस चित्र में प्रदर्शन कर रही महिलाओं को संबोधित करते हुए एक महिला कह रही हैं,
हमने कई महिलाओं की आप बीती सुनी है। हमने देखा है कि महिलाएं मारपीट से बचाव चाहती हैं। वे अपने मकान में रहना चाहती हैं। कई बार उन्हें सिर्फ थोड़ी सी राहत की दरकार होती है। इस मुद्दे से निपटने के लिए एक नया नागरिक कानून होना चाहिए। जिस मंच पर ये महिला खड़ी हैं, वहां पीछे लगे हुए पर्दे पर लिखा है जन सुनवाई। इस पृष्ठ पर बाईं ओर सबसे नीचे जो चित्र दिखाया गया है, उसके ऊपर लिखा है 1999 में वकीलों, कानून के विद्यार्थियों और समाज वैज्ञानिकों के संगठन लॉयर्स कलेक्टिव ने राष्ट्रव्यापी चर्चा के बाद घरेलू हिंसा रोकथाम एवं सुरक्षा विधेयक का मसौदा तैयार किया। इस विधेयक को बहुत सारे लोगों को पढ़ाया गया। इस चित्र में इस विधेयक के बारे में अपनी राय रखते हुए कुछ लोग दिखाए गए हैं। एक युवती कह रही हैं, घरेलू हिंसा की परिभाषा में शारीरिक, आर्थिक, यौन और मौखिक व भावनात्मक दुर्व्यवहार को भी शामिल किया जाना चाहिए। एक युवा वकील कह रही हैं, साझा घरेलू दायरे में रहने वाली किसी भी महिला को इस कानून के तहत रखा जाना चाहिए। उन्हें साझा मकान से बेदखली से बचाया जाना चाहिए। एक वरिष्ठ महिला कह रही हैं, और आर्थिक मदद के बारे में क्या ख्याल है? पृष्ठ 47। इस पृष्ठ पर बाईं ओर सबसे ऊपर एक चित्र दिखाया गया है। इसके ऊपर लिखा गया है, विचार विमर्श के लिए अलग अलग संस्थानों के साथ बैठकें की गईं। इस चित्र में एक महिला कह रही हैं, महिला आंदोलन घरेलू हिंसा पर एक नया कानून चाहता है। सरकार को यह प्रस्ताव जल्दी से जल्दी संसद में पेश करना चाहिए। इस पृष्ठ पर बाईं ओर ऊपर जो चित्र दिखाया गया है, उसके ऊपर लिखा है, आखिरकार 2002 में यह विधेयक संसद में पेश कर दिया गया। लेकिन कुसुम कह रही हैं, इस विधेयक में कोई भी वो बात नहीं है जो हमने सुझाई थी। एक अन्य महिला कह रही हैं, हमें विधेयक के इस रूप का विरोध करना चाहिए। शाजिया कहती हैं, चलो संवाददाता सम्मेलन बुलाते हैं। साथ ही कंप्यूटर पर एक ऑनलाइन याचिका भी शुरू करनी चाहिए ताकि इंटरनेट पर लोग तुरंत अपनी राय दे सकें। इस चित्र की पृष्ठभूमि में भारतीय संसद दिखाई गई है और उसके ऊपर लगा हुआ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज देखा जा सकता है। इस पृष्ठ पर बाईं ओर बीच में एक चित्र दिखाया गया है जिसके ऊपर लिखा है, कई महिला संगठनों और राष्ट्रीय महिला आयोग ने संसदीय स्थायी समिति को अपने सुझाव सौंप दिए। एक महिला कह रही हैं, संसदीय स्थायी समिति के माननीय सदस्यगण, वर्तमान विधेयक को बदलना जरूरी है। हम घरेलू हिंसा की प्रस्तावित परिभाषा से सहमत नहीं हैं। एक अन्य महिला कह रही हैं, इस कानून में बच्चों की अस्थायी कस्टडी का भी इंतजाम होना चाहिए। इस पृष्ठ पर बीच में बाईं ओर पीले रंग के एक बक्से में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। दिसंबर 2002 में स्थायी समिति ने अपनी सिफारिशें राज्यसभा को सौंप दीं। इन सिफारिशों को लोकसभा में भी पेश किया गया। कमेटी की रिपोर्ट में महिला संगठनों की ज्यादातर मांगों को स्वीकार कर लिया गया था। 2005 में संसद के सामने एक नया विधेयक पेश किया गया। दोनों सदनों से मंजूरी मिल जाने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया गया। 2006 से घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ। इस बक्से में नीचे अखबार का चित्र भी दिखाया गया है। इस पृष्ठ पर सबसे नीचे जो चित्र दिखाया गया है, उसके बारे में बाईं ओर लिखा गया है, अक्टूबर 2006 में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान।
एक संवाददाता प्रश्न पूछ रहे हैं, ये नया कानून क्या है? इसके उत्तर में एक महिला कह रही हैं, ये पहला कानून है जिसमें महिलाओं के हिंसा मुक्त परिवार के अधिकार को मान्यता दी गई है और घरेलू हिंसा की एक व्यापक परिभाषा पेश की गई है। उसी मंच पर एक पुरुष बैठे हुए हैं और वे कहते हैं, ये एक दीवानी कानून है जो करोड़ों महिलाओं को राहत प्रदान करेगा। बहुत सारी पत्नियों, माँओं, बेटियों और बहनों को अपने घरों में हिंसा से निजात मिलेगी। पृष्ठ 48। इस पृष्ठ पर बाईं ओर ऊपर संवाददाता सम्मेलन का दृश्य दिखाया गया है, जिसमें एक पत्रकार प्रश्न पूछ रहे हैं, ये कानून इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसके उत्तर में एक विशेषज्ञ कह रही हैं, ये कानून एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। ये कानून एक साझे मकान में रहने के महिलाओं के अधिकार को मान्यता देता है। महिलाएं किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ सुरक्षा का आदेश प्राप्त कर सकती हैं। महिलाएं अपने इलाज और अन्य खर्चों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं। इस पृष्ठ पर दाईं ओर ऊपर शाजिया और कुसुम का दृश्य दिखाया गया है। शाजिया कहती हैं, अब एक और लंबा सफर शुरू होता है। उत्तर में कुसुम कह रही हैं, हां, हमें इस बात का ख्याल रखना है कि इस कानून में जिन बातों का वादा किया गया है उन्हें सचमुच लागू किया जाए। हमें सब तरफ नजर रखनी होगी। हमें महिलाओं, पुलिस, न्यायपालिका सभी को इस कानून के बारे में शिक्षित करना होगा। इस पृष्ठ पर बीच में बाईं ओर नीले रंग के अक्षरों में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। लिखा गया है, घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं? हिंसा की शिकार महिलाओं को नए कानून से कौन से दो मुख्य अधिकार प्राप्त हुए हैं? क्या आप एक ऐसी प्रक्रिया बता सकते हैं जिसका इस्तेमाल इस कानून की जरूरत के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए किया गया हो? उपरोक्त चित्रकथा पट्ट को पढ़कर बताइए कि लोगों ने कौन से दो तरीकों से संसद पर दबाव बनाया। इस पृष्ठ पर बाईं ओर नीचे नीले रंग के अक्षरों में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। लिखा गया है, बगल में दिए गए पोस्टर के बराबरी के रिश्ते हिंसा से मुक्त वाक्य खंड से आप क्या समझते हैं? इस पृष्ठ पर बाईं ओर नीचे एक पोस्टर दिखाया गया है। इस पोस्टर में सबसे ऊपर अंग्रेजी में लिखा गया है, वी कैन। उसके नीचे लिखा गया है, इक्वल रिलेशनशिप्स आर वायलेंस फ्री। और उसके नीचे एक पुरुष और महिला का चित्र दिखाया गया है और उनकी पृष्ठभूमि में एक वृक्ष दिखाया गया है और साथ ही नीचे लिखा है, बराबरी के रिश्ते हिंसा से मुक्त। इस पोस्टर के साथ ही पीले रंग के बक्से में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। लिखा गया है, जिन औरतों के साथ हिंसा या दुराचार होता है उन्हें आमतौर पर पीड़ित माना जाता है। इन हालात से उबरने के लिए औरतें तरह तरह से संघर्ष करती हैं, इसलिए उन्हें पीड़ित के बजाय सर्वाइवर कहना ज्यादा बेहतर है। इस अंग्रेजी शब्द का अर्थ है जो बचा रहे। पृष्ठ 49। इस उदाहरण से साफ हो जाता है कि नागरिकों की भूमिका कानून बनाने में कितनी अहम है। वे जनता की चिंताओं को कानून के दायरे में लाने के लिए संसद की मदद कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के हर चरण में नागरिकों की आवाज बहुत मायने रखती है। ये आवाज टेलीविजन रिपोर्टों, अखबार के संपादकीयों, रेडियो प्रसारणों और आम सभाओं के जरिए सुनी और व्यक्त की जा सकती है।
इन सारे संचार माध्यमों के जरिए संसद का काम ठोस और पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आता है। अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून। आइए अब एक और स्थिति पर विचार करें। कई बार संसद एक ऐसा कानून पारित कर देती है जो बेहद अलोकप्रिय साबित होता है। ऐसा कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण कानूनन सही हो सकता है, फिर भी वो लोगों को रास नहीं आता, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके पीछे नीयत सही नहीं थी। इसीलिए लोग उसकी आलोचना कर सकते हैं, उसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं। हमारे जैसे लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। जब बहुत सारे लोग ये मानने लगते हैं कि गलत कानून पारित हो गया है, तो संसद के ऊपर भी उस कानून पर दोबारा विचार करने का दबाव पड़ता है। उदाहरण के लिए नगरपालिका की सीमाओं के भीतर जगह के इस्तेमाल से संबंधित विभिन्न नगरपालिका कानूनों में पटरी पर दुकान लगाने और फेरी लगाने को गैर कानूनी घोषित किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा और खुला रखने के लिए कुछ कानून जरूरी हैं। तभी लोग आसानी से फुटपाथों पर चल पाएंगे। लेकिन हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि पटरी वाले एवं फेरी वाले किसी भी बड़े शहर में रहने वाले लाखों लोगों को जरूरी चीजें और सेवाएं बहुत सस्ती कीमत पर और कुशलतापूर्वक पहुंचाते हैं। इसी से उनकी रोजी रोटी भी चलती है। लिहाजा अगर कानून किसी एक समूह की हिमायत करता है और दूसरे समूह की उपेक्षा करता है, तो उस पर विवाद खड़ा होगा और टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। इस पृष्ठ पर बाईं ओर पीले रंग के बक्से में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। इस पीले रंग के बक्से में सबसे ऊपर बस का एक दृश्य दिखाया गया है, जिसमें आगे की सीट पर एक महिला बैठी हुई है और पीछे की सीट पर एक पुरुष बैठे हुए हैं। नीचे लिखा गया है, जैसा कि आपने कानून के शासन पर केंद्रित पिछले भाग में पढ़ा है, भारतीय राष्ट्रवादी खेमा अंग्रेजों द्वारा थोपे जा रहे मनमाने और दमनकारी कानूनों का विरोध व उनकी आलोचना करता था। इतिहास में हमें ऐसे बहुत सारे लोग और समुदाय दिखाई देते हैं जिन्होंने अन्यायपूर्ण कानूनों को खत्म करवाने के लिए संघर्ष किए हैं। कक्षा 7 की पुस्तक में आपने पढ़ा था कि रोजा पार्क्स नामक अफ्रीकी अमेरिकी महिला ने 1 दिसंबर 1955 को एक श्वेत व्यक्ति के लिए बस में अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया था। रोजा पार्क्स उस कानून का विरोध कर रही थीं जो सभी सार्वजनिक स्थानों पर श्वेत नागरिकों और अफ्रीकी अमेरिकी नागरिकों के लिए अलग-अलग दायरे तय करता था। यहां तक कि सड़कों पर भी दोनों समुदायों की जगह अलग-अलग होती थी। रोजा पार्क्स का ये इनकार एक ऐतिहासिक घटना थी। इसी के बाद वहां नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ, जिसके फलस्वरूप 1964 में नागरिक अधिकार कानून पारित किया गया। इस कानून के जरिए संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल, धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। उपरोक्त चित्र में रोजा पार्क्स बस में यात्रा करती हुई दिखाई दे रही हैं। पृष्ठ 50। जो लोग सोचते हैं कि संबंधित कानून सही नहीं है, वे इस मुद्दे पर फैसले के लिए अदालत की शरण में जा सकते हैं। यदि अदालत को ऐसा लगता है कि वो कानून संविधान के विरुद्ध है, तो वो उसमें संशोधन कर सकती है या उसे रद्द कर सकती है। इस पृष्ठ पर बाईं ओर बीच में प्रदर्शन करते हुए कुछ छात्रों का एक दृश्य दिखाया गया है।
इस दृश्य में इन प्रदर्शनकारी छात्रों के हाथों में कुछ पोस्टर व बैनर दिखाए गए हैं। सबसे आगे दिखाए गए पोस्टर पर लिखा है, अरेस्टस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स। इस पृष्ठ पर बाईं ओर ऊपर नीले रंग के अक्षरों में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। लिखा गया है, 1 सप्ताह तक अखबार पढ़ें या टेलीविजन पर खबरें देखें और पता लगाएं कि क्या कोई ऐसा अलोकप्रिय कानून है जिसका भारत या कहीं और के लोग विरोध कर रहे हैं। इस पृष्ठ पर बाईं ओर बीच में ऊपर नीचे 2 चित्र दिखाए गए हैं और इनके बारे में जानकारी प्रदान करते हुए नीचे नीले रंग के अक्षरों से लिखा गया है, ऊपर दी गई तस्वीरों में अन्यायपूर्ण कानूनों के विरोध के कुछ अन्य तरीके। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नागरिक के रूप में हमारी भूमिका प्रतिनिधियों के चुनाव के साथ खत्म नहीं होती। इसके बाद हम अखबारों और अन्य संचार माध्यमों के जरिए इस बात पर नजर रखते हैं कि हमारे सांसद क्या कर रहे हैं। अगर हमें लगता है कि वे सही काम नहीं कर रहे हैं, तो हम उनकी आलोचना करते हैं। इस प्रकार हमें इस बात को सदा ध्यान में रखना चाहिए कि लोगों की जितनी हिस्सेदारी होगी और जितने उत्साह से वे जुड़ेंगे, उतना ही संसद को अपना काम सही ढंग से करने में मदद मिलेगी। पृष्ठ 51। अभ्यास 1। कानून का शासन पद से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। अपना जवाब देते हुए कानून के उल्लंघन का कोई वास्तविक या काल्पनिक उदाहरण दीजिए। 2। इतिहासकार इस दावे को गलत ठहराते हैं कि भारत में कानून का शासन अंग्रेजों ने शुरू किया था। इसके कारणों में से 2 कारण बताइए। 3। घरेलू हिंसा पर नया कानून किस तरह बना? महिला संगठनों ने इस प्रक्रिया में अलग अलग तरीके से क्या भूमिका निभाई, उसे अपने शब्दों में लिखिए। 4। अपने शब्दों में लिखिए कि इस अध्याय में आए निम्नलिखित वाक्य पृष्ठ 44 से 45 से आप क्या समझते हैं? अपनी बातों को मनवाने के लिए उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया। ये समानता का संघर्ष था। उनके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिनका पालन करना उनकी मजबूरी हो। वे कानून को उससे अलग ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हों। शब्द संकलन। आलोचना, किसी व्यक्ति या चीज में कमियां निकालना या उसे अस्वीकार कर देना। इस अध्याय में आलोचना शब्द का इस्तेमाल सरकार के कामकाज पर नागरिकों की ओर से होने वाली आलोचना के लिए किया गया है। विकास क्रम, सरल से जटिल रूप तक विकास की प्रक्रिया को विकास क्रम कहा जाता है। आमतौर पर इस शब्द का इस्तेमाल पौधों या पशुओं की किसी प्रजाति के विकास का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इस अध्याय में विकास क्रम का मतलब इस बात से है कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने का विचार किस तरह एक अखिल भारतीय कानून के रूप में विकसित हुआ। राजद्रोह, जब सरकार को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ प्रतिरोध पैदा हो रहा है या विद्रोह किया जा रहा है, तो उसे राजद्रोह कहा जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार को किसी की गिरफ्तारी के लिए ठोस सबूत की जरूरत नहीं होती। 1870 के राजद्रोह एक्ट के अंतर्गत अंग्रेज सरकार राजद्रोह की बहुत व्यापक परिभाषा का इस्तेमाल करती थी। लिहाजा वे इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते थे। राष्ट्रवादी नेता इस कानून को मनमाना मानते थे,
क्योंकि बहुत सारे लोगों को गिरफ्तारी से पहले वजह भी नहीं बताई जाती थी। उन्हें बिना मुकदमा चलाए ही जेल में डाल दिया जाता था। दमनकारी, स्वतंत्र और स्वाभाविक विकास या अभिव्यक्ति को रोकने के लिए सख्ती से नियंत्रण स्थापित करना। इस अध्याय में उन कानूनों को दमनकारी कहा गया है जो लोगों को बहुत निर्मम ढंग से नियंत्रित करते हैं और उन्हें सभा करने व अपनी बात कहने सहित मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करने से भी रोक देते हैं। इसी के साथ इस पुस्तक का अध्याय यहां समाप्त हुआ।